हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनहांसर स्टडीज़। तो कैसे हैं आप सब? मैं अनुराग कुमार आपका एनहांसर स्टडी चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और उसी में हम लोग जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वो होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और उसके बाद पावर भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद किलोवाट आवर जो कि कमर्शियल यूनिट है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद कल के जो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पूरे जो इस अभी तक इस चैप्टर में जितना भी पढ़ाया गया है उस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल, जो कि वो क्वेश्चन जो होगा वो सीबीएसई पिछले साल भी पूछा गया होगा, या कुछ क्वेश्चन सैम्पल पेपर से भी होगा, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल हम डिस्कस करेंगे। तो आप कल क्या कीजिएगा, ये जितना पढ़ाया गया उसे आप कल रिवाइज करके आइएगा। उसके बाद फिर आगे कल की जो क्लास होगी उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। आज की क्लास में जो हम लोग मेनली पढ़ने वाले हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इससे पहले वाले लेक्चर 3 लेक्चर कवर हो चुके हैं। पहला लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अगर वो आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं इजिली। दूसरा जो लेक्चर हमने पढ़ा था वो पढ़ा था रेसिस्टेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेसिस्टेंस एंड ओम्स लॉ के बारे में, सेकंड लेक्चर। और मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि ओम्स लॉ क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। और तीसरा लेक्चर मैंने आपको बताया था लेक्चर्स, वो था कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, मिक्स्ड कम्बिनेशन। इस पे मैंने आपको थर्ड लेक्चर करवाया था, तो आप उसको देख सकते हैं इजीली। और वो जो कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का लेक्चर था वो बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था। अगर आप उसे देखेंगे एक बार तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस पर फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाया था, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, आज जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग नया टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ, और ये सब एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये सब जो आप जो देख रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ में, जो कि आप इजीली बाद में भी अगर आपको ज़रूरी पड़ी तो आप इसे खोल के पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर का, क्लास का, वो होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मेनली क्या होता है उसको सबसे पहले हम समझते हैं, बाद में फिर ये डिफिनेशन पे जाएंगे। जो नीचे डिफिनेशन दिया हुआ उस पर हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले मेनली समझते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि जब भी हम कोई स्विच ऑन करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब या किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का हम जब स्विच ऑन करते हैं तो वो उसमें क्या होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो देखते हैं क्या वो हीट प्रोड्यूस करता है, मीन्स हीट प्रोड्यूस करने लगता है। तो ऐसा क्या होता है उसमें, उसमें जो होता है इलेक्ट्रिक, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो मेटेलिक कंडक्टर में फ्लो करता है उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फिर से समझिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। एग्जांपल्स में आपको समझा रहा हूँ। जब भी आप कोई बल्ब ऑन करते हैं या किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, सपोज आप आयरन को ऑन किए या हीटर को ऑन किए, तो उसमें क्या होता है, उससे हीट प्रोड्यूस होने लगता है। तो हीट प्रोड्यूस क्या होता है, हीट प्रोड्यूस जो होता है जब हम इलेक्ट्रिक करंट जो किसी मेटेलिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसके कारण जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर से, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है उस करंट फ्लो होने के कारण जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर इसका डेफिनेशन ब्रीफ में देखा जाए तो नीचे डेफिनेशन दिया हुआ है, द प्रोडक्शन ऑफ हीट फिर increase in a temperature in a conductor due to flow of electric current through it is known as heating effect of electric current। देखिए, हीट प्रोड्यूस कब होगा किसी भी कंडक्टर में, जब उस कंडक्टर का क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा उस कंडक्टर का, तभी तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो ही यहाँ पे ब्रैकेट में इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो करंट देखिए फिर से एक सिंपल बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से जो हीट का प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद एक आता है पॉइंट कितना अमाउंट का हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है उसमें कितने अमाउंट का हीट प्रोड्यूस होता है। कोई भी कंडक्टर जो होता है तो उसमें कितने अमाउंट का हीट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट में। तो उसको देखिए, उसको हम ड्राइव करते हैं, कितने अमाउंट का हीट प्रोड्यूस होता है वो फॉर्मूला से निकालेंगे। चलिए हम ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड वेट कीजिएगा, 1 मिनट, आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड, हाँ ये डायग्राम ठीक है यहाँ पे देखिए। चलिए हम ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। तो आप ये क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये कंडक्टर है, ये क्या है, ये जो है ये कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर जो है क्या वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। कंडक्टर के अंदर ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास हो रहा है, ये जो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट क्या पास हो रहा है, ये आई इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है।
और ये पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक के बीच का पोटेंशियल, ए टू बी तक के बीच का पोटेंशियल क्या है, वी है। ठीक, अब देखिए कोई एक किसी एक पॉइंट पे चार्ज है, ये ए पॉइंट पे सपोज डेट क्यू चार्ज है, ठीक है ना, क्यू चार्ज ए पॉइंट पे। अब इस ए पॉइंट से चार्ज को बी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसको हम लोग क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते थे ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लेक्चर में आपको मैंने बताया था किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में चार्ज को जो वर्क डन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में देखिए ये ए पॉइंट से चार्ज को ले जाना हमें कहाँ, बी पॉइंट पे, ए पॉइंट से चार्ज को हमें बी पॉइंट पे ले जाना। तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो V इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, V इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q। V इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है W अपॉन क्या होता है, Q। ठीक, पहला फॉर्मूला इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो अब इक्वेशन फर्स्ट, अब इसमें क्या हो रहा है कि करंट तो इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, करंट इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है किसी टी टाइम में, तो चार्ज क्या होगा, इसका जो कंडक्टर का चार्ज निकालना होगा, तो इस कंडक्टर का चार्ज क्या होगा, तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, आई टी। Q इक्वल्स टू जो निकलेगा वो क्या होगा, वो होगा आई टी। Q इक्वल्स टू क्या होगा, वो होगा आई टी। क्यों होगा आई टी, क्योंकि ये कंडक्टर है और इसमें क्या हो रहा है, करंट भी फ्लो कर रहा है और कुछ टाइम, कुछ सेकंड के लिए, सपोज डेट हम एज्यूम करते हैं कि इसमें करंट जो है कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए फ्लो कर रहा है। Q इक्वल्स टू क्या होगा, आई टी, चार्ज निकल गया, Q इक्वल्स टू आई टी। ये इक्वेशन सेकंड मानिए, ये क्या आपका इक्वेशन सेकंड है। तो जब इस Q का वैल्यू, ये Q का वैल्यू हम अगर इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, Q का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में चलिए सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। ये आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, हम इसको स्क्रीन पे से हटा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो क्या होगा, Q का वैल्यू हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो Q इक्वल्स टू क्या दिया हुआ, आई टी दिया हुआ, Q इक्वल्स टू आई टी दिया हुआ। तो चलिए फिर से मैं इक्वेशन एक बार लिखता हूँ, V इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था, W अपॉन, V इक्वल्स टू जो दिया हुआ था वो था W अपॉन Q। ठीक, और फिर उसके बाद जो आपको दिया हुआ था Q इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था, आई टी। तो Q का हम वैल्यू क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। ये जो है ये क्या हमारा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसमें हम क्या करते हैं, Q का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W अपॉन आई टी। V इक्वल्स टू क्या होगा, W अपॉन आई टी। ठीक, तो वर्क डन, V इक्वल्स टू क्या होगा, W अपॉन आई टी, ये हो गया क्योंकि Q का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो W इक्वल्स टू क्या होगा, W इक्वल्स टू जो होगा वो होगा V आई टी। W इक्वल्स टू क्या होगा, वो होगा V आई टी। अब W के जगह हम क्या हीट लिख सकते हैं, क्योंकि क्या यहाँ पे हीट प्रोड्यूस, किसी कंडक्टर में हमको निकालना है कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो ये तो वर्क डन हुआ। तो इस W को वर्क डन की जगह हम हीट लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, हीट लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, हीट का प्रोड्यूस होता है जब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाता है, तो उसी टाइम क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का हीट प्रोड्यूस होता है। W को हम क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, तो H इक्वल्स टू क्या होगा, V आई टी। तो फाइनल फॉर्मूला जो हम आपको लिखेंगे, H इक्वल्स टू क्या होगा, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस क्या होगा वो होगा V आई टी। क्या होगा, V आई टी, ये आपका फाइनल फॉर्मूला हुआ H इक्वल्स टू V आई टी। ये क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, जहाँ पे V क्या हुआ आपको, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, PD शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, आप समझ जाएगा। V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। T हो गया टाइम, T क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है ना, T टाइम हो गया, एक सेकंड रुक जाएगा, T क्या हो गया आपको, टाइम हो गया, और V पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखिए T क्या हो गया, टाइम हो गया, T जो है वो क्या है, टाइम है, ठीक ना। और आपको फिर I क्या है, करंट, ये तो आप लोग भी जान रहे हैं, I क्या है, करंट है, I क्या है यहाँ पे, ये करंट है। तो किसी भी कहेगा कि अगर किसी भी कंडक्टर में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो H इक्वल्स टू क्या होता है, V आई टी। H इक्वल्स टू क्या होता है, V आई टी। तो ये फॉर्मूला हम निकाल लिए कि H इक्वल्स टू क्या होता है, वो होता है V आई टी। किसी भी कंडक्टर में कितना हीट प्रोड्यूस होता है वो हमने निकाल लिया, H इक्वल्स टू क्या होता है, V आई टी। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि H इक्वल्स टू क्या, V आई टी, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखा है तो वो आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला, ये वाला, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला यूज होगा हीट निकालने के लिए, किसी भी कंडक्टर हीट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, H इक्वल्स टू V आई टी। अच्छे से आपको कॉपी में से मार्क करके लिख लेना, ये फर्स्ट फॉर्मूला इसका। और देखिए इस लेक्चर में जो भी होगा, जैसे इलेक्ट्रिक पावर हम पढ़ेंगे या जो हीट इन अ कंडक्टर पढ़ेंगे, तो इसमें क्या मेनली आपको ज़्यादातर फॉर्मूला ही देखने को मिलेगा, और उस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। इस लेक्चर में आपको मेनली फॉर्मूला मिलेगा और उस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है। ये पहला फॉर्मूला आपने देख लिया इस लेक्चर का, H इक्वल्स टू V आई टी, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अब आता है कि अब एक रीजन होता है कि हमने सुना कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है।
इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हमको अभी ध्यान देखना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कैसे कर सकते हैं, ये देखिए ये इतना बड़ा आपको मीन्स ब्रीफली बताया गया, मैं आपको सिंपल एक डायग्राम से बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये सपोज डेट कोई कंडक्टर है, इस रुके कोई कंडक्टर का डायग्राम बना रहा हूँ, ये क्या है, ये एज्यूम डेट ये कंडक्टर है, ठीक ना, एज्यूम कर लिए, क्योंकि हाथ से एक सेकंड, ये तो पूरा गड़बड़ी हो गया भाई, एक सेकंड, ये एज्यूम कर लीजिए कोई कंडक्टर, नहीं एज्यूम, ये एज्यूमिंग बहुत ज़्यादा बड़ा हो, देखो भाई, हाँ ये एज्यूम कर लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है ना। इस कंडक्टर में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज तो क्या होता है नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन इस मेटेलिक कंडक्टर में क्या हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मेटेलिक कंडक्टर में क्या हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करा। जब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किए, इस कंडक्टर को जब हम एक बैटरी से ऐड कर दिए, इस कंडक्टर हमने क्या किया, एक बैटरी से ऐड किया, और बैटरी से ऐड करने के बाद इसको हम स्विच ऑन किए तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हुआ, इस कंडक्टर को जब हमने बैटरी से ऐड किया तो इस कंडक्टर में क्या होने लगा, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हुआ। तो इलेक्ट्रिक करंट जो सप्लाई हुआ तो इलेक्ट्रॉन जो हम लोग सोचते हैं कि स्मूथली रन कर रहा है, हम लोग क्या सोचते हैं कि मेनली मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, स्मूथली रन कर रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है जो कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर हम लोग क्या सोचते हैं वो जो होता है वो स्मूथली रन कर रहा होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, तो हम सोचते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर मूव कर रहा है वो स्मूथली मूव कर रहा है, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है एक दूसरे से। अंदर जब हम कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक दूसरे से कॉलिजन करने लगता है, क्या होता है एक दूसरे से कॉलिजन करने लगता है, टकराने लगता है। जब वो टकराता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है उस एटम या आयन जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में ट्रांसफर हो जाता है। समझे कि नहीं, फिर से समझा रहा हूँ। ये देखिए जब हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें दिए तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या हुआ कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर में स्मूथली रन करता है, ऐसा नहीं। वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड करने लगता है, एक दूसरे को टकराता है। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी जो होता है वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, वो कंडक्टर में ट्रांसफर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो होता है वो किस में ट्रांसफर होता है, वो कंडक्टर में ट्रांसफर हो जाता है। जब कंडक्टर में ट्रांसफर होता है तो जो टोटल एनर्जी जो होता है आयंस का, ये कंडक्टर का जो टोटल एनर्जी होता है या हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होता है कंडक्टर का वो क्या होता है, वो इंक्रीज कर जाता है। तो जब टोटल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो फिर क्या होता है, टेम्परेचर भी कंडक्टर का इंक्रीज करता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो फिर क्या होगा, वहाँ से हीट प्रोड्यूस होगा। जैसा मैंने आपको डिफिनेशन में बताया था कि जैसा मैंने डिफिनेशन में यहाँ पे लिखा था कि आप देखिएगा ये पॉइंट जो हमने लिखा था, क्या लिखा था, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आप समझ गए वो उस एग्जाम्पल में क्या था कि जब एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन टकराएगा कंडक्टर में तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी जो होगा वो कंडक्टर में ट्रांसफर हो जाएगा, और ट्रांसफर जब होगा तो उसका क्या होगा कि एनर्जी जो टोटल एनर्जी जो होगा कंडक्टर का वो इंक्रीज हो जाएगा। टोटल एनर्जी मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी दोनों क्या होगा, कंडक्टर का इंक्रीज हो जाएगा। इसके इंक्रीज होने से क्या होगा कंडक्टर का, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। जब टोटल एनर्जी कंडक्टर का इंक्रीज होगा तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होने लगेगा। उस कंडक्टर में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होने लगेगा। और यही रीजन है, ये जो रीजन है, और यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, आपको हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मीन्स इसी प्रोसेस से क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एकदम बहुत लंबा चौड़ा मैंने ब्रीफ में लिख दिया हूँ, आप इसे समझ सकते हैं। पीडीएफ में अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आप इसे इजीली समझ सकते हैं, और इजी वे में लिख दिया। मैं इसको एक बार रीड कर देता हूँ। लिखा हुआ है, एज वी ऑल नो मेटेलिक कंडक्टर कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग को पता है कि मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। व्हेन मेटेलिक कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी और अ सेल, द फ्री इलेक्ट्रॉन बिगिन टू फ्लो फ्रॉम अ नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। The motion of free electron is so fast that they collide with the atom or the ions of conductor, due to which the kinetic energy of electron transferred to the conductor. This result in increase of average kinetic energy. Due to this the temperature of conductor increase, और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होने के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये समझ गए आप कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किस तरह हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये आप इजीली समझ गए। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम किस तरह हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो आ रहा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या आ रहा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या होता है, देखिए ये जो लॉ दिया गया था, जिस साइंटिस्ट का नाम था जूल्स, उनके द्वारा दिया गया था। और इस लॉ का जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो था, तो इस लॉ में मेनली जो होता है 3 पॉइंट रखा गया था। जूल्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मेनली 3 पॉइंट रखा। उन्होंने पहला पॉइंट जो रखा
कि अमाउंट जो हीट, जो किसी कंडक्टर में जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में, पहला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्क्वायर ऑफ द करंट। दूसरा उन्होंने बताया कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा उन्होंने बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में पहला जो लॉ आपको बताया गया था, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, तो ये लॉ आपको स्टेट्स करता है कि अमाउंट जो हीट होता है किसी भी कंडक्टर में, जो हीट प्रोड्यूस होता है जितने अमाउंट का, वो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट। सेकेंड, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जितना ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का, उतना ज़्यादा हीट क्या होगा उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। कि मीन्स कि रेसिस्टेंस जो डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे है, हीट जो डायरेक्टली डिपेंडेंट रेसिस्टेंस पे। अगर किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका हीट क्या होगा, हीट जो उस कंडक्टर में प्रोड्यूस होगा ज़्यादा होगा, या किसी कंडक्टर में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो। कि मीन्स तो क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के जिससे करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टाइम टी। तो किसी भी टाइम टी में जो करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, अगर कोई भी टाइम टी में 1 सेकेंड, अगर कंडक्टर में 1 सेकेंड सपोज सॉरी एक अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड में उस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, तो उसका हीट जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उतने टाइम के लिए। मीन्स एक ही सेकंड के लिए वो हीट प्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं कि 1 सेकंड के लिए करंट फ्लो क्या हीट 2 सेकंड के लिए प्रोड्यूस हो, ऐसा नहीं होगा। जितने सेकंड के लिए करंट उस कंडक्टर में फ्लो होगा उतने सेकंड के लिए क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, उतने समय के लिए क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये तीसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो। ये आपको जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो ये मेनली आपको 3 पॉइंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो मेनली आपको ये 3 पॉइंट आपको याद रखना। और ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत बार सीबीएसई के पेपर में पूछा गया है और मेनली पूछा ही जाता है कि 1 या 2 स्टेटमेंट आपको कहेगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का लिखने के लिए, या 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में से पूछा जाता है। तो आपको इसको ध्यान से देख के जाना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को। ये हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब देखिए, हाँ इसमें एक चीज़ आपको करना है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ये फर्स्ट, ये हो गया आपको सेकंड इक्वेशन, ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन, ये क्या हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब इस तीनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इस तीनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक ना, आप देखिएगा ध्यान से, इस फर्स्ट इक्वेशन जो था, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, उस तीनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो H इक्वल्स टू क्या आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटेगा तो K आएगा, K आई स्क्वायर आर टी, क्या आएगा, के आई स्क्वायर आर टी, ये आएगा आपको, ठीक है ना, के आई स्क्वायर आर टी। अब जब के का वैल्यू आप देखते हो बुक में कहीं पे क्या लिखा होता है, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, बुक में आप देखेंगे कि बहुत सारे बुक में लिखा होता है एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आई टी। तो के कहाँ गया, अब बहुत के बच्चे क्वेश्चन में माइंड में क्वेश्चन आता है बच्चे की के कहाँ गया, तो के कहीं नहीं गया। जब हम के का वैल्यू अगर 1 हम पुट करते हैं, मेनली के का वैल्यू क्या होता है, कंडक्टर के लिए हम 1 ही पुट करते हैं, तो के का जब वैल्यू 1 होगा तो एच इक्वल्स टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। ये भी फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस फार्मूले को भी आपको याद रखना है। अभी तक इस लेक्चर में हमने 2 फार्मूला याद किया। पहला H इक्वल्स टू हमने क्या याद किया, वी आई टी, मीन्स कितने अमाउंट का हीट प्रोड्यूस होता है किसी कंडक्टर में, वो फार्मूला था। ये जो फार्मूला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये भी फार्मूला आपको याद रखना है और कैसे डिराइव है वो आपने देख लिया। तो ये समझ गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये आप समझ गए। अब चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आते हैं इलेक्ट्रिक पावर। हाँ ये देखिए आपको दिया हुआ है लास्ट में, ये क्या आपको लास्ट में ये दिया हुआ है फॉर्मूला H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। वैसे आपको डिटेल पीडीएफ लिखा हुआ मिल जाएगा, टाइप पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसका आपको चिंता नहीं करना है। तो H इक्वल्स टू समझ गए, आई स्क्वायर आर टी कैसे लिख लिए। ठीक, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम आते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर होता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। ये इलेक्ट्रिक पावर, इट इज इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि किसी भी टाइम में, किसी भी यूनिट टाइम में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया जाता है उस सर्किट के द्वारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर हम किसे कहते हैं, फिर से याद सुन लीजिए, किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में जो एक पर यूनिट टाइम में, किसी भी सर्किट में पर यूनिट टाइम में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पावर का जैसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट होता है। और सिंपल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम, और हमने वहाँ निकाला था क्या, वर्क इक्वल्स टू, जब
फर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, उसमें जो हमने निकाला था वर्क इक्वल्स टू हमने क्या निकाला था VIT। तो फिर हमें आप पुट कर देंगे वर्क के जगह VIT, तो P इक्वल्स टू VI। अब देखिए आप P इक्वल्स टू VI, ये इसका एक ही फॉर्मूला नहीं है, इससे हम बहुत सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं P इक्वल्स टू VI, ये जो फॉर्मूला जो है P इक्वल्स टू VI, ये जो फॉर्मूला है P इक्वल्स टू VI, ये एक फॉर्मूला से हम बहुत सारे फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से आप कैसे ड्राइव करेंगे, चलिए वो देखते हैं। चलिए वो देखते हैं, यहाँ पे इस खाली स्पेस में, यहाँ पे खाली स्पेस है, चलिए वो देखते हैं। तो P इक्वल्स टू जो हमने निकाला था फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला जो हमने क्या निकाला था VI। तो हम ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है IR। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है, V इक्वल्स टू क्या पढ़ा है ओम्स लॉ में IR। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है V इक्वल्स टू क्या पढ़ा है IR। तो V इक्वल्स टू हम V के जगह IR पुट कर सकते हैं, तो P इक्वल्स टू क्या होगा I स्क्वायर R होगा ना, क्योंकि V के जगह हम I पुट करेंगे तो P इक्वल्स टू क्या होगा I स्क्वायर R। ये चलिए सेकेंड फॉर्मूला इसका बना, ये क्या हुआ इसका सेकेंड फॉर्मूला, ये जो था ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला इसका। अब तो हम V के जगह तो IR पुट किया, I के जगह भी हम तो पुट कर सकते हैं। I इक्वल्स टू क्या हम पुट करेंगे V अपॉन R, I के जगह हम V अपॉन R पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो चलिए I के जगह हम V अपॉन R पुट करेंगे तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, तो V स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया आपका थर्ड फार्मूला। देखिए एक फार्मूला से हमने कितने सारे, बहुत दो फार्मूला हमने एक फार्मूला से ड्राइव किए। तो आपको जो है ये तीनों फार्मूला को आपको याद रखना है। ये जो तीनों फार्मूला है P इक्वल्स टू VI एंड P इक्वल्स टू ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये फार्मूला, ये तीनों फार्मूला को आपको क्या करना है, याद रखना है। पहला जो फॉर्मूला है P इक्वल्स टू VI, आपको इसे भी याद रिमेंबर करना है। दूसरा P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, आपको इसे भी रिमेंबर करना है। थर्ड जो फॉर्मूला वो है P इक्वल्स टू V स्क्वायर R, आपको इस फॉर्मूले को भी रिमेंबर करना है। मेनली जो क्वेश्चन जो सॉल्व होगा ये तीनों फॉर्मूला होगा। अब बात आती है कि इस तीनों फॉर्मूला को हम यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, कि मीन्स आप भैया हम इस तीनों फॉर्मूला तो हमको पता है, लेकिन आप इस तीनों फॉर्मूला को हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करेंगे, क्योंकि हर एक जगह दिया रहेगा तो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए आपको मैं इस तीनों फॉर्मूला का यूज़ को इजीली क्लैरिफाई कर देता हूँ, इजीली मैं आपको बताता हूँ कि आप इस तीनों फॉर्मूला का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो, ठीक ना। चलिए वापस आते हैं। देखिए हाँ, ये जो मैंने आपको पॉइंट लिखा है, ये जो मैंने आपको पॉइंट लिखा है P इक्वल्स टू VI, फर्स्ट फार्मूला आपको आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो मैंने आपको पॉइंट दिया नोटेड यहाँ पे किया हुआ हूँ P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। थर्ड जो मैंने किया है P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। अब जो आपने उस वक्त क्वेश्चन बहुत के बच्चे के माइंड में आएगा कि इस तीनों फार्मूला का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट फार्मूला है आपका P इक्वल्स टू VI, इस फार्मूला का हम यूज़ कहाँ कर सकते हो, इस फार्मूला का हम यूज़ ऐसे क्वेश्चन में करेंगे जहाँ पे क्या आइदर V चेंज होता हो, V यहाँ पे क्या पोटेंशियल, आइदर पोटेंशियल चेंज होता हो या करंट, या दोनों चेंज होगा। अगर दोनों चेंज होगा तो P इक्वल्स टू VI का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, या दोनों में इसको एक भी चेंज होगा तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे P इक्वल्स टू VI। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि P इक्वल्स टू VI हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट कि P इक्वल्स टू VI हम कहाँ यूज़ करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे उस क्वेश्चन में जहाँ पे क्या V और I दोनों चेंज हो, या दोनों में से कोई अगर एक भी चेंज होगा तो वहाँ पे हम ये फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। सेकेंड फॉर्मूला है आपका P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, पावर इक्वल्स टू क्या है I स्क्वायर R। तो इस फॉर्मूला का हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो इस फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम देख रहे हैं I कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, तो इस फॉर्मूला में हम क्या यूज़ करेंगे P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। समझ गए, ये भी पॉइंट किया P इक्वल्स टू I स्क्वायर R कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट में क्या हो कांस्टेंट हो। थर्ड पॉइंट P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, तो ये कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ये तीनों फॉर्मूला का आप यूज़ समझिएगा कि इस तीनों फॉर्मूला का हमें यूज़ कहाँ करना है, समझ गए। ठीक है चलिए, और नहीं भी समझे तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन जो करेंगे उसमें आप समझ जाइएगा कहाँ कहाँ पे हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं और करेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है 1 किलोवाट इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 वाट, ये भी आपको याद रखना है। 1 मेगावाट इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 वाट, आपको ये भी याद रखना है। 1 GW मीन्स क्या है, गीगावाट। GW मीन्स होता है गीगावाट। क्या होगा GW मीन्स, आपको एक सेकेंड, गीगावाट। GW मीन्स जो होगा वो होगा गीगावाट, ठीक है ना। GW मीन्स क्या होगा, वो होगा गीगावाट। ओके, समझिए कि 1 किलोवाट इक्वल्स टू क्या होता है 10 टू द पावर 3 वाट। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 वाट एंड 1 मेगावाट इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 वाट एंड 1 गीगावाट इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9 वाट। ये हो गया आपको पावर का। अब एंड 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। ये आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मैंने देखा, एक CBSE का जो पेपर होता है इसमें आपको पूछा जाएगा 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू
7 फॉर कितने वाट होता है? ये क्वेश्चन मैंने देखा हूँ ऑब्जेक्टिव में, ज़्यादा नहीं लेकिन 2-3 बार जरूर पूछा गया है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू हाउ मेनी वाट्स। तो 746 वाट आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी तक ने हमने जो कवर किया, अभी तक हमने 3 टॉपिक इस लेक्चर में कवर किया। पहला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और उसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया कितने अमाउंट का हीट जो होता है किसी कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है। सेकंड, हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किया और उसका फॉर्मूला भी निकाला कि H=I²RT कब होता है, जब K का वैल्यू 1 हम करते हैं। और थर्ड, हमने कवर किया पावर, P=VI से हमने 2 फार्मूला को ड्राइव किया और उस तीनों फार्मूला को हमने यूज बताया कि उस तीनों फार्मूला को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है किलो वाट आवर। अब किलो वाट आवर क्या होता है? आपके घर में तो आपके घर में लाइन है, तो उसमें क्या होता है कि बिल जो आता है, मीटर जो होता है उसमें जो आपको बिल आता है वो किस में आता है? वो किलो वाट आवर में आता है। वो किस में आता है? वो किलो वाट आवर में आता है। तो KW, आप जब भी बिल देखते होंगे तो वो यूनिट जो आपको लिखा होता है वो क्या KWH में लिखा होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं किलो वाट आवर। किलो वाट आवर क्या है कि ये क्या है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। कॉमर्शियल यूनिट मीन्स क्या कि सभी जगह यूज कॉमर्शियली इसका यूज होता है कि अपने घर का जो बिल आता है, आपका इलेक्ट्रिक बिल आता है या इलेक्ट्रिक बिल जो आपका मेनली जो घर का आता है, उसमें हम क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं किलो वाट आवर को। तो वन समझ गए, किलो वाट आवर को हम क्या करते हैं? उसमें यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो किलो वाट आवर समझिएगा, इसका डिफिनेशन जो है वो क्या है? इट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1000 वाट इलेक्ट्रिक अप्लायंस व्हेन ऑपरेट फॉर 1 आवर। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि कोई भी 1000 वाट अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, अगर हम उसको 1 आवर के लिए ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, तो उससे जो एनर्जी कंज्यूम होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो उससे कंज्यूम होता है वो क्या होता है? किलो वाट आवर होता है। किलो वाट आवर ऐसे भी हम कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोई भी बल्ब हम अगर जला रहे हैं 1 आवर के लिए, तो 1 आवर में जो उससे जो एनर्जी कंज्यूम हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? किलो वाट आवर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? किलो वाट आवर कहते हैं। तो समझिए किलो वाट आवर क्या कहते हैं? तो 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू कितना होता है? आपको 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 वाट होता है। तो ये आप समझिए किलो वाट आवर का कॉन्सेप्ट। किलो वाट आवर का आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। किलो वाट आवर किसे कहते हैं? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 वाट। 1 मिनट, 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू, एक सेकेंड, हाँ, 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 वाट। ये आपको याद रखना है, ये 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू 1000 वाट। इसे आप अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए और लिख लीजिए, ये आपको याद रखना। ये हो गया आपको 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू 1000 वाट, और ये आपका किलो वाट आवर का कॉन्सेप्ट जो कि क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। E इक्वल्स टू वी आई टी, H इक्वल्स टू भी हमने पढ़ा वी आई टी, और E इक्वल्स टू भी हम पढ़ रहे हैं वी आई टी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसको जो मेंटेन करता है, जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको जो मेंटेन करता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी किसे कहते हैं? देखिए मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है तो ये किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है उसको जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। समझ गए? और इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है E=VIT। क्या होता है? E=VIT। ये आपको फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का डिफिनेशन लिखना चाहें तो उसे आप लिख सकते हैं, द वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन अ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी हम डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं, द वर्क डन बाय सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, द वर्क डन बाय सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन अ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी का डिफिनेशन समझ गए क्या लिखना है? और इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने लिखा है E= क्या होगा? VIT। तो अभी तक जो हमने टॉपिक कवर किया, है 3 टॉपिक इस लेक्चर में कवर हो चुके हैं। पहला जो हमने टॉपिक कवर किया वो था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। पहला जो हम क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सेकंड, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ करंट, जिसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के से भी कहते हैं, वो हम कवर कर चुके हैं। और थर्ड जो हमने कवर किया है वो आपको इलेक्ट्रिक पावर, और उसका मैंने आपको ऐसा यूनिट भी बता दिया क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट, वाट होता है। फोर्थ, हमने आपको किलो वाट आवर के बारे में बताया। एंड फिफ्थ एंड लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है।
अब इसमें आपको ज़्यादा आगे कुछ पढ़ना नहीं है, जो पढ़ना था वो बता दिया गया। फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया, सेकंड में भी, थर्ड में भी, और ये फोर्थ लेक्चर, 4 लेक्चर में आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो हम क्या करेंगे, कल जो हम लोग की क्लास होगी तो उसमें हम लोग, कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। कल अबाउट 20 to 30 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे विथ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स, दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। ठीक है ना, कल के लेक्चर में। तो अभी के लेक्चर में आगे जो हम पढ़ेंगे, अभी लेक्चर एंड नहीं हुआ, आगे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जितने टॉपिक अभी हमने पढ़ा उस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए, साथ में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपने अभी तक जो पढ़ा वो आपको ढंग से याद है कि नहीं, या पता है कि नहीं, उससे आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई पेपर में पूछा जा चुका है, 2013 2015 दो बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 1000 ओम इफ 6 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू इट फॉर 10 मिनट। कह रहा हीट आपको निकालने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप फॉर्मूला को ध्यान से याद किए होंगे, या आप फॉर्मूला को आप याद रखे होंगे, ध्यान रखे होंगे फॉर्मूला का, आप समझे होंगे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, तो आपको ये बन जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन आप पढ़िए एकदम ध्यान से। कैलकुलेट, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 1000 ओम इफ 6 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू इट फॉर 10 मिनट। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आप अपने से एक बार ट्राई कीजिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर नहीं बनता तो फिर सॉल्यूशन देखें। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ट्राई नहीं कि सॉल्यूशन देखें, तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ तो देख लीजिएगा लेकिन एग्जाम में फिर आप नहीं देख पाइएगा। ठीक है ना, तो चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपके पास 1 मिनट का टाइम इस क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट का भी टाइम, हाँ 1 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन के लिए। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, बिल्कुल 1 सेकेंड रुकिएगा। सॉल्व कीजिए, अच्छा हाँ, एक सेकंड स्क्रीन ऑफ हो गया। एक सेकंड इस वीडियो को ट्रिम करना पड़ेगा। 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए, चलिए टाइम ओवर। चलिए यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में जो आपको कह रहा था टाइम ओवर, चलिए हाँ इस क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया, कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ हीटर। यही आपको कह रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस, आपको 1000 ओम दिया हुआ है, करंट आपको 6 एम्पियर और टाइम 10 मिनट्स। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, टाइम जो 10 मिनट्स है उसको हमको क्या करना है, सेकेंड में कन्वर्ट करना। तो सेकेंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 10 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 60 कर दूंगा, 10 इंटू 60 तो क्या हो जाएगा 600 सेकेंड, 600 सेकेंड। ये चलिए टाइम निकल गया। आप जो हम फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, इस पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टाइम निकल गया, तो इस पे हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हमको तो रेसिस्टेंस दिया हुआ ही है, ठीक है ना। और दूसरा बात क्या, हमको करंट भी दिया हुआ है, रेसिस्टेंस भी हमको दिया हुआ है, और हमको क्या दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, करंट गिवन है, टाइम गिवन है, हमको कह रहा है हीट निकाल। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से जो हमने फॉर्मूला निकाला था H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, हमने क्या निकाला था, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई का वैल्यू हम पुट करते हैं, चलिए
एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी से हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूला को। एच इक्वल्स टू क्या हम पुट करें, फॉर्मूला सॉल्व करते हैं, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एच इक्वल्स टू आई कितना, करंट कितना दिया हुआ है आपको, करंट दिया हुआ है, करंट आपको कितना दिया हुआ है 6 एम्पियर दिया हुआ है। तो 6 इंटू 6 कितना 36 इंटू आर हमको 1000 ओम दिया हुआ था। और आपको टाइम कितना दिया हुआ था, टाइम आपको 600 सेकेंड, सॉरी टाइम आपको 600 सेकेंड दिया हुआ था। ठीक है ना, टाइम आपको क्या दिया हुआ था 600 सेकेंड दिया हुआ था। तो यहाँ तक समझिए। आप इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इतने को हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वो आंसर आपको आएगा एच इक्वल्स टू आएगा आंसर 216 एंड 216 पे आपको 50 पुट करना, 50 1 2 3 4 एंड 5, ओके 50। अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखेंगे सिंपल, इतना तो लंबा नहीं लिखना, तो आपको जो आंसर देना है वो देना है 2.16 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। आंसर क्या आएगा 2.16 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। समझ गए, बहुत इजी क्वेश्चन था, कैसे निकालना आपने आंसर समझ लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, अ बल्ब ड्रॉ अ 24 वाट when connected to 12 watt supply, find the power if it is connected to 6 watt supply। सॉरी सॉरी क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, क्या है, अ बल्ब ड्रॉ 24 वाट when connected to 12 volt supply, find the power if it is connected to 6 volt supply। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो वो मैं आपको बता दूं एचसी वर्मा से लिया गया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन आपको जरूर खुद से ट्राई करना है एक बार, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप आंसर देखिएगा। आपको इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करना है, आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिए जल्दी। क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा जूम है, दिख ही रहा है, ज़्यादा जूम करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को दिख ही रहा होगा, जल्दी सॉल्व कीजिए जल्दी। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, अगर आपसे नहीं हो तो आप ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा, अ बल्ब ड्रॉ अ 24 वाट व्हेन कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सप्लाई। एक बल्ब है जो कि ड्रॉ करता है 24 वाट का पावर जब वो कनेक्टेड रहता है 12 वोल्ट के सप्लाई से। दूसरा कह रहा है कि फाइंड कीजिए जब यही बल्ब कितना 6 वाट के सप्लाई से कनेक्टेड है। पावर आपको निकालना है जब ये क्या है 6 वोल्ट से कनेक्टेड है, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, तो आपको हमको क्या निकालना, पावर निकालना। तो देखिए पहला कंडीशन हम P का ये निकालेंगे, दूसरा कंडीशन हम इसके लिए निकालेंगे, इसको मानिए P1 और इसको हम मानते हैं P2, दोनों कंडीशन हम निकालते हैं। ठीक है ना, इसको हम P मानिए और इसको हम P2 मानिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो पहला में जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, वो फॉर्मूला जो फर्स्ट में हम लगाएंगे वो लगेगा P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी स्क्वायर अपॉन आर का फॉर्मूला मैंने आपको बोला था जब क्या वोल्ट जो पोटेंशियल कांस्टेंट होती है। इस फर्स्ट वाले में आपको क्या दिख रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, क्योंकि ये 24 वोल्ट पावर किससे 12 वोल्ट के ही बैटरी से कनेक्टेड, तो इसमें क्या ये पोटेंशियल कांस्टेंट है, दोनों में हम वही यूज करेंगे P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो P1 जो होगा वो क्या होगा, देखिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद मैं इस स्क्रीन को हटा रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन छोटा, आगे लिख रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए देखिए देखिए P इक्वल्स टू P1 इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे V स्क्वायर अपॉन आर। तो P1 में हमको क्या आपको दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है P1। तो P1 आपको कितना दिया हुआ है, P1 आपको 24 वॉट दिया हुआ है P1, और पावर जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12 वोल्ट स्क्वायर। तो पावर आपको कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर अपॉन आर, तो चलिए स्क्वायर कर दिए अपॉन आर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इस P1 निकल गया, P2 चलिए निकालते। P2 में तो हमको पावर नहीं दिया हुआ, P2 में क्या हमको पावर नहीं दिया हुआ है, तो P2 इक्वल्स टू हमको तो यही निकालना है, P2 का ही पावर निकालना, तो वी स्क्वायर अपॉन आर। तो उसमें पोटेंशियल कितना दिया हुआ था, उसमें पोटेंशियल आपको दिया हुआ था P2 में, वो दिया हुआ था 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट का होल स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है ना, अब इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड करेंगे, मीन्स P1 को P2 से डिवाइड कर देंगे। तो P1 अपॉन P2 चलिए लिखते हैं,
P1 अपॉन क्या लिखते हैं, P2। तो P1 अपॉन P2 चलिए लिखते हैं, ठीक ना, P1 अपॉन P2। तो P1 हमारा कितना था, P1 अपॉन P2, तो P1 हमारा जो था वो था 6 वोल्ट स्क्वायर अपॉन आर। तो P1 अपॉन P2, तो P1 6 वोल्ट का होल स्क्वायर अपॉन आर, ये था P1, ठीक। और P2 जो था वो तो आपको पता ही है, P2 क्या था आपको, P2 जो हमने निकाला वो निकाला, सॉरी P1 1 मिनट, P1 आपको था 12 वोल्ट स्क्वायर अपॉन आर, एक सेकंड यहाँ मिस्टेक हो गया, रुक जाइएगा। P1, हाँ 20, P1 क्या दिया होता है 24 इक्वल्स टू 12 का होल स्क्वायर अपॉन आर। ओके, P1 ये आपको दिया हुआ था। P2 आपको जो दिया हुआ था वो था P2 इक्वल्स टू 6 का होल स्क्वायर, 6 वोल्ट का होल स्क्वायर अपॉन आर। तो हम इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, पी इसको और इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो आर आर कैंसल आउट हो जाएगा, आर आर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आर आर कैंसल आउट हो गया, तो पी टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को डिवाइड करेंगे तो आर आर कैंसल आउट हो गया, तो पी टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपको, पी टू इक्वल्स टू हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाँ। और इसको हम इससे कैंसल आउट करते हैं, 6 को 2 से, तो 1 अपॉन 2 क्या होगा, 1 अपॉन 4। तो पी टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24 अपॉन क्या होगा 4। और इसको जब हम कैंसल आउट करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 6 आएगा, 6 वोल्ट क्या आएगा आंसर पावर। पी टी इक्वल्स टू क्या आएगा 6 वाट आ गया। तो ये समझ के किस तरह है कि हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमने डिवाइड कर दिया, तो फिर इससे क्या हुआ, आर आर को कैंसल आउट और इसके पावर को कैंसल आउट किया, तो क्या 2 हो गया। और पी टू इक्वल्स टू हमको यही तो पी टू ही पावर तो ही निकालना था, तो पी टू हमने निकाल लिया 6 वाट, ये निकल गया। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 400 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड इन अ 4 ओम रेसिस्टर, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इसको सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। अपने से आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 400 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन अ 4 सेकेंड इन अ 4 ओम रेसिस्टर। हमको टाइम दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम और आपको हीट दिया हुआ है 400 जूल, ठीक है। हीट आपको 400 जूल, तो आपको क्या कह रहा है निकालना, पोटेंशियल कह रहा है निकालना। तो एच इक्वल्स टू जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वी स्क्वायर टी अपॉन आर। एच इक्वल्स टू जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ठीक। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू होगा रूट ओवर, क्योंकि पावर है तो रूट ओवर क्या होगा एच आर अपॉन टी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, h का जो वैल्यू दिया हुआ था उसको हम पुट कर देंगे, r का वैल्यू पुट कर देंगे और t का वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं। h हमें क्या दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, h हमें क्या दिया हुआ है 400 इंटू क्या 4 करेंगे, आर हमें 4 दिया हुआ है, टाइम भी क्या दिया हुआ है 4 सेकंड दिया हुआ है। इस 4 से इस ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली जो v का जो आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ देख लीजिएगा, फाइनली जो v का आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा 20 वोल्ट, क्योंकि रूट 400 का रूट क्या होता है 20 होता है। तो फाइनली v का आंसर क्या निकलेगा 20 निकलेगा। समझ गए क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में क्या था, सिंपल था क्वेश्चन, सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करना था और इसका आंसर निकालना था। चलिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, खुद से ट्राई करना है, इस क्वेश्चन पे आपको टाइम देना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन सेक्शन डी जो होता है 10th क्लास का मेन्यू उसमें पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको इस क्वेश्चन पे टाइम देना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए फिर से। ये क्वेश्चन कह रहा है दो लैंप है, वन रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड अदर 40 watt at 220 volt are connected parallel to 220 volt main supply. Calculate the current drawn from the supply line. कह रहा है कि दो लैंप है, पहला लैंप जिसका पावर 100 वाट है और एक ही को एक पोटेंशियल 220 वोल्ट के पोटेंशियल बैटरी से कनेक्टेड है। दूसरा लैंप उसका पावर 40 वाट है और वो जो कनेक्टेड है वो 220 वोल्ट के पोटेंशियल से कनेक्टेड है, और ये दोनों क्या पैरेलल में कनेक्टेड है। मेन सप्लाई जो होता है पैरेलल उससे कनेक्टेड 220। तो कह रहा है करंट आपको निकालने, कितना करंट सप्लाई लाइन से ड्रॉ होगा। तो करंट आपको सिंपली कह रहा है निकालने, चलिए निकालिए इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, मजा आएगा इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए।
ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में, ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी, क्विक। चलिए देखिए, जिससे सॉल्व हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ आप खुद से एक बार इसको भी ट्राई कीजिएगा। ओके, तो हम जो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, वो फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, क्वेश्चन आप फिर से एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन स्क्रीन पे से हट जाएगा, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ लिए? ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला यूज करेंगे P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्योंकि आप इस क्वेश्चन में भी देख रहे हैं पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। पहले लैंप के लिए भी पोटेंशियल कांस्टेंट है और सेकंड लैंप के लिए भी क्या पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, रेसिस्टेंस निकाल लेंगे दोनों लैंप का। तो दोनों लैंप का हमको पावर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उससे रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। चलिए, फर्स्ट लैंप का पावर हमको कितना दिया हुआ था, आर इक्वल्स टू, हम सिंपली लिख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करा, आर इक्वल्स टू क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो फर्स्ट लैंप का जो पोटेंशियल दिया हुआ था वो क्या, 220, तो 220 वी स्क्वायर, तो 220 का होल स्क्वायर अपॉन पी। पावर कितना दिया हुआ था हमको फर्स्ट लैंप का, 100 वाट दिया हुआ था, 100 वाट दिया हुआ था पावर आपको फर्स्ट लैंप का। फर्स्ट लैंप का पावर आपको कितना दिया हुआ था, 100 वाट। उसी तरह हम क्या करेंगे, सेकंड लैंप का भी हम क्या करेंगे, पावर का P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर से हम क्या करेंगे, उसी तरह सेकंड लैंप का भी हम क्या करेंगे, रेसिस्टेंस आपको निकाल लेंगे। ठीक, समझ गए? चलिए, तो जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, अब हम इसको कट खुट स्टार्ट कीजिए करना, तो इसको कट किए 100, और जो फाइनली जो रेसिस्टेंस R इक्वल्स टू निकलेगा, ये 2 से 11 टाइम्स में और ये 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा। और हाँ, तो फाइनली जो आपका इसका रेसिस्टेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा, रेसिस्टेंस 484 ओम। तो 484 ओम किसका, R1 निकल गया। फर्स्ट लैंप का रेसिस्टेंस कितना निकला, 484 ओम। तो इसको हम कहीं पे अच्छी जगह लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, फर्स्ट एक साइड में, हम एक साइड में से लिख लेते हैं कि फर्स्ट, एक सेकेंड, हाँ, फर्स्ट लैंप का जो रेसिस्टेंस हमारा निकला वो निकला आपको 484 ओम, मीन्स 484 ओम। ये समझ गया, फर्स्ट लैंप का रेसिस्टेंस निकला। सेकंड लैंप का भी हम क्या करेंगे, उसी तरह निकालेंगे। सेकंड लैंप का क्या, सेकंड लैंप का जो हम लिखेंगे, सेकंड लैंप का क्या, R इक्वल्स टू क्या, P2। तो सेकंड लैंप का पावर कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ है सेकंड लैंप का पावर। सेकंड लैंप का पावर कितना, सेकंड लैंप का जब हम निकालेंगे तो वोल्ट कितना दिया हुआ है सेकंड लैंप का हमको, पोटेंशियल 220, तो 220 का होल स्क्वायर अपॉन 40 कर देंगे। 40 पावर दिया हुआ है, 40 कर दी। फिर इसको भी जब हम काटेंगे, जो कटकुट करेंगे, तो इसका जो आएगा वो कितना आएगा, फाइनली आंसर 1210। इसको आप काट लीजिएगा, काट के आप मैथ सॉल्व इसको खुद से कर लीजिएगा। इसको चलिए मैं काट ही देता हूँ, इससे कट गया तो फिर 2 से 11 टाइम्स में और 2 से 2 टाइम्स में कटेगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या आएगा आंसर 1210 ओम। ठीक है, 1210 ओम ये आपको आया आंसर। रेसिस्टेंस 2 मीन्स लैंप 2 का रेसिस्टेंस ये हमारे पास निकल गया। लैंप 1 का जो रेसिस्टेंस कितना निकला था आपको, लैंप 1 का 484 ओम निकला था, लैंप 2 का 1210 ओम। ठीक है, रेसिस्टेंस जो निकला था आपको लैंप 1 का 484 ओम और एक सेकेंड, ठीक, और सेकंड का जो निकला था 1210 ओम। अब उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये दोनों लैंप को हम पैरेलल में कनेक्ट किए। तो पैरेलल में जब हम रेसिस्टेंस निकालते थे तो क्या फॉर्मूला हम लिखते थे, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 हमने निकाला है, कितना निकाला है R1 जो हमने निकाला है वो निकाला है R1 हमारा निकला था 484 ओम। चलिए 484 ओम 1/R1 प्लस 1/R2। R2 हमारे कितना निकला था, R2 निकला था आपको 1210 ओम। R2 हमारा निकला था 1210 ओम। तो अब इस दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए इस दोनों का। चलिए एलसीएम आपका क्या करना है, इस दोनों का लेना है। चलिए लीजिए, आपको इस दोनों का एलसीएम लेना है, उसके बाद फिर आपको इसको सॉल्व करना है। तो एलसीएम चलिए इस दोनों का लेते हैं। एलसीएम आपको इस दोनों का लेना है।
सेकेंड, इस दोनों का आप एलसीएम लीजिए, ठीक है ना। तो हाँ चलिए, इस दोनों का जो है एलसीएम लेंगे, जो भी आएगा एलसीएम आपको उसको सॉल्व कर लेना है बाद में। जिसका जो फाइनली जो रेसिस्टेंस, फाइनल जो निकलेगा रेसिस्टेंस, वो निकलेगा 345 पॉइंट, एक सेकेंड, ये 45.7, ये इसका फाइनल निकलेगा, ठीक है ना। ये आपका फाइनल इसका रेसिस्टेंस निकलेगा इस बल्ब का। अब जो फाइनल रेसिस्टेंस तो हमने निकाल लिया 300 क्या 45.7 फाइनल रेसिस्टेंस निकल गया। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, अमाउंट ऑफ करंट, कितने अमाउंट का करंट उससे ड्रॉ हुआ वो निकालना है। तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर। आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर। तो भैया पैरेलल है, तो कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई लाइन। सप्लाई लाइन से हमको सिर्फ ड्रॉन करना है, तो एक ही के लिए निकालना। आई इक्वल्स टू क्या होगा, वी अपॉन आर। तो आई पोटेंशियल हमें सबका क्या, दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही दिया हुआ है, पैरेलल है तो पोटेंशियल तो सेम होगा ही, 220, और आर हमारा कितना निकला था 345.7। आर हमारा, एक सेकेंड, 345.7 ये हमारा आर निकला। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0. एक सेकेंड, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.63 एम्पियर, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो समझ गए, आई जो हमारा निकला वो क्या निकला 0.63 एम्पियर, ये आपका फाइनल आंसर निकला। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई जरूरी नहीं थी, हम इसको एक अल्टरनेट तरीका से और कर सकते थे। अब वो क्या अल्टरनेट तरीका से हम कर सकते तो वो देखिए, हम इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये जो आप क्वेश्चन देखा इसको हमने एक तो तरीका से किया कि दोनों का हमने क्या किया, रेसिस्टेंस निकाला दोनों लैंप का, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाला, फिर हमने फॉर्मूला यूज किया आई इक्वल्स टू क्या यूज किया, वी आई, वी अपॉन आर, क्योंकि वी इक्वल्स टू आई आर तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। अब दूसरे तरीका से हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पी इक्वल्स टू वी आई से, पी इक्वल्स टू वी आई, ठीक है ना। पी इक्वल्स टू हम क्या कर सकते हैं, वी आई। तो P इक्वल्स टू वी आई से हम निकाल सकते हैं। तो क्या P इक्वल्स टू वी आई से आप बोलेगा भैया कैसे निकालेंगे, तो इससे हम I1 लैंप 1 का जो करंट होगा इससे हम निकाल लेंगे। तो I1 इक्वल्स टू क्या होगा P अपॉन वी। देखिए I1 इक्वल्स टू हम कर सकते हैं P अपॉन वी। तो P हमारा कितना दिया हुआ है, P पावर तो 100 अपॉन 220, 100 अपॉन 220, 100 अपॉन 220 ये आपको दिया। तो इसका जो आएगा वो क्या आएगा 0.45। I1 जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 0.4, एक सेकेंड, I1 जो निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारा, एक सेकेंड, हाँ I1 जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 0.45 एम्पियर। I1 हमारा ये निकल गया I1, ठीक है। अब उसी तरह हम I2 निकाल लेंगे, I1 निकाल लिया, अब उसी तरह हम क्या करेंगे I2 निकालेंगे। तो I2 भी उसी तरह सेम क्या होगा, I2 जो होगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो I2 P अपॉन V। तो P हमारा क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, पावर I2 के लिए कितना 40 अपॉन 220। उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये I2 जो हमारा निकलेगा ये क्या निकलेगा I2 0.18 एम्पियर, 0.18 एम्पियर। अब हमारे क्या करा, कितना अमाउंट का करंट ड्रॉ हुआ, तो I1 प्लस I2 कर सकते हैं क्योंकि करंट क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इस दोनों क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। तो I इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो I1 हमारा कितना निकला, I1 हमारा 0.45 और I2 हमारा 0.18। तो इस दोनों को हम ऐड कर देंगे 0.45 और प्लस 0.18, इस दोनों को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। एक सेकंड, इस दोनों को हम ऐड कर देते हैं। जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो आई इक्वल्स टू जो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा 0.63। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं, बिना रेसिस्टेंस दोनों का निकाले हुए आप इस सेकंड प्रोसेस इससे भी आप निकाल सकते हैं। समझ गए कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, दो प्रोसेस से। पहला प्रोसेस क्या था कि दोनों का हम क्या कर सकते थे, रेसिस्टेंस निकालते हैं, उसके बाद इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए, फिर करंट का V इक्वल्स टू आई आर से सॉल्व किया। दूसरा हम सिंपल तरीका यूज किए कि दोनों का P इक्वल्स टू वी आई से I1 और I2 निकाले, और हम जानते थे करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर हम क्या किए उससे उसको हम फिर दोनों को एक दूसरे से ऐड कर दिए, तो ये हमारा निकल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट, कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर यूजिंग इट फॉर 2 hours डेली फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इफ ईच यूनिट कॉस्ट इज 4 रुपीज़। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपको सीबीएसई सैंपल पेपर से लिया गया, 2010 के सैंपल पेपर से ये क्वेश्चन लिया गया और 2012 में ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जा चुका है। चलिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट, कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर इट यूजिंग फॉर 2 hours डेली फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इफ ईच यूनिट कॉस्ट इज 4 रुपीज।
कैलकुलेट कीजिए, कोई भी एक इलेक्ट्रिक हीटर है उसकी पे पावर क्या है 2 किलोवाट पावर रेटेड है। हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करना है कि सितंबर के मंथ में कितना इसका कॉस्ट होगा। प्रत्येक दिन हम उसका क्या 2-2 घंटा यूज करते थे और 1 यूनिट का कॉस्ट 4 रुपीज़ है। चलिए कैलकुलेट कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ये वाला ये क्वेश्चन। चलिए 5th क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए 5th क्वेश्चन को। उसके बाद जो क्वेश्चन होगा एकदम बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। 6th क्वेश्चन को खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो आने वाला है ये भी क्वेश्चन है, ठीक। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप इसमें क्या निकालिएगा ये बोलिए। इसमें आपको क्या लग रहा है कि आपको क्या निकालना, आपको ये सबसे पहले आपको कुछ सोचना पड़ेगा। कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद तो फिर कॉस्ट तो निकल ही जाएगा। सबसे पहले आप इसमें निकालिएगा क्या ये बोलिए। चलिए देखिए, जिससे बना नहीं बना वो वीडियो पॉज करके ट्रैक करते रहिएगा। चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना। चलिए हाँ, तो सबसे पहले हमको निकालना है कि सितंबर में कितना दिन होता है। सितंबर मंथ है तो उसमें कितना डेज होता है 30 डेज। तो सबसे पहले हम एक दिन के लिए निकालेंगे कि एक दिन में कितना एनर्जी खपत हुआ, एक दिन में कितना एनर्जी खपत हुआ। तो उसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक एनर्जी का, इक्वल्स टू हमने आपको बताया था VIT। इक्वल्स टू हमने क्या आपको बताया था VIT। तो ये VI क्या है, ये VI तो पावर है। तो इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं P क्रॉस T। तो एक दिन में कितना एनर्जी खत्म हुआ, एक दिन में कितना एनर्जी हीटर ने कंज्यूम किया। तो पावर कितना दिया हुआ था 2 किलोवाट पावर दिया हुआ था और 1 डेज के लिए निकालना है। तो एक दिन में कितना, एक दिन के लिए निकालना है तो एक दिन के लिए पावर इनटू टाइम। तो एक कितने टाइम, तो 2 घंटा के लिए एक दिन में कितना यूज हो रहा है 2 घंटा। तो P इंटू टी, तो एक दिन के लिए हमारा कितना निकल गया 4 एनर्जी। एक दिन के लिए हमारा कितना निकल गया 4 किलोवाट आवर एनर्जी। एक दिन में कितना खपत हो रहा है 4 किलोवाट आवर। तो 30 डेज में कितना होगा, कह रहा है पूरे सितंबर के मंथ में यूज हुआ तो 30 डेज में कितना होगा 120 किलोवाट आवर यूनिट। 120 किलोवाट आवर यूनिट 30 डेज में कंप्लीट होगा, ठीक। नहीं समझे फिर समझिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, वो 2 किलोवाट आवर इसका मीन्स पावर है। तो कॉस्ट कह रहा है 2 आवर डेली यूज हो रहा है सितंबर के मंथ में। तो सितंबर के मंथ में कितना बिल आएगा, जो उस इलेक्ट्रिक हीटर का जो बिल आएगा वो कितना आएगा। तो एक दिन का सबसे पहले हम निकालेंगे। तो एक दिन में कितना होता है इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। तो एक दिन में कितना यूज हो रहा है 2 घंटा यूज हो रहा है, तो 2 इंटू 4 किलोवाट आवर। आप कह रहा पूरा सितंबर मीन्स पूरा सितंबर में वो 2 घंटा ही यूज हुआ एक दिन में, मतलब 2 घंटा पूरे सितंबर में कितना होगा। तो सितंबर में जो होगा वो कितना मंथ होता है सितंबर में, एक दिन में कितना एक मंथ में कितना डेज होता है 30 डेज। तो E इक्वल्स टू 30 डेज। तो 30 दिन के लिए 30 दिन में कितना यूज होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, 30 दिन में कितना यूज होगा। तो 30 इंटू 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 120। ये हमारा 120 निकल गया, ये 120 किलोवाट आवर। आप पूछ रहा है कि इसका आपको क्या करा है कि अगर ईच यूनिट कॉस्ट 4 रुपया मीन्स एक यूनिट का कॉस्ट 4 रुपया, तो 1 किलोवाट ये हमारा क्या निकला किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू क्या होता है 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू क्या होता है 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर कॉस्ट 1 यूनिट। तो एक यूनिट का कॉस्ट आपको यहाँ दिया हुआ कितना दिया हुआ है 4 रुपीज़। तो कितना किलोवाट आवर हमारा यूज हुआ, हमारा यूज हुआ 120। तो 120 इंटू 4 कीजिए, 120 इंटू 4 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 480। जो फाइनल आंसर आएगा 120 इंटू 4 करने पे कितना आएगा 120 इंटू 4। समझ गए कहाँ से हुआ, क्योंकि 1 किलोवाट आवर में कितना यूनिट 4 यूनिट दिया हुआ है आपको। तो 120 किलोवाट आवर में कितना यूनिट उठेगा, तो कितना यूनिट का बिल आएगा, तो आएगा 480 रुपये का बिल आएगा। कितना का बिल आएगा 480 रुपये का बिल आएगा। एक मंथ में अगर इतना हीटर यूज हुआ 480 रुपये का बिल आएगा। समझ गए इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। कुछ नहीं था, इक्वल्स हमने VIT लगाया, VI की जगह हमने पावर यूज किया, पावर आपको दिया हुआ है 2 आवर एक दिन का हमने निकाल लिया उससे। फिर उसके बाद सितंबर में 30 डेज होता है तो 30 इंटू 4 कर दिया 120 निकला। फिर उसके बाद 120 निकलने के बाद हमें क्या कह रहा है कि एक यूनिट का कॉस्ट 4 रुपया है। तो 1 किलोवाट आवर कॉस्ट हमने पढ़ा है कि 1 यूनिट होता है। तो 120 इंटू 4 कर दिया तो कितना होगा 480। तो 480 रुपीज़ आपको ये निकला। 5th क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इस लेक्चर का, और ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही मजेदार है। क्वेश्चन कह रहा अ रूम हैज 2 ट्यूब लाइट, अ फैन एंड अ टीवी। एक रूम है जिसमें 2 ट्यूब लाइट है, एक पंखा है और एक टीवी है। ईच ट्यूब लाइट ड्रॉज 40 वाट, द फैन ड्रॉज
40 watt and the fan draws 40 watt 80 watt sorry and the TV draws 60 watt। कह रहा है कि प्रत्येक ट्यूबलाइट जो है वो 40 वाट ड्रॉ कर रहा है, पंखा जो है 80 वाट का पावर कंज्यूम कर रहा है और टीवी जो है वो 60 वाट का कर रहा है। ऑन द एवरेज ट्यूबलाइट आर केप्ट ऑन फॉर 5 आवर्स। ट्यूबलाइट एवरेज अगर बात करें तो ट्यूबलाइट जो है 5 घंटे के लिए ऑन रखा जाता है दिन में, पंखा को 12 घंटा के लिए, टीवी को 8 घंटा के लिए प्रत्येक दिन में। रेट जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो क्या है 3.110 पर किलोवाट आवर है। तो हमको क्या निकालना है कि उस रूम का इलेक्ट्रिक बिल कितना आएगा 30 दिन में, उस रूम का इलेक्ट्रिक बिल कितना आएगा 30 दिन में। चलिए उसको निकालिए, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी 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 सॉल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिस तरह आपने 5th क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरह आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। आपका क्या होगा, इस लास्ट लेक्चर होगा, सॉरी ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। इसके बाद आपका क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल जो हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। फिर नेक्स्ट वीक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं लाइट स्टार्ट करें या फिर आपको मैं मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा, ये देखना। चलिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 1 सेकंड हो जाएगा, 1 सेकंड। हाँ चलिए क्वेश्चन देख लीजिएगा, पढ़िए अच्छे से, उसके बाद इससे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन के बाद अच्छे से आप पढ़िए। बिल्कुल, क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़िए, इसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। जल्दी पढ़िए, अपने से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए बनाने के। इस क्वेश्चन को हम किस तरह बनाएंगे, क्या सॉल्व करेंगे, अपने से ट्राई कीजिए बनाने का, बहुत ही सिंपल है, बन जाएगा। अपने से ट्राई कीजिए, बिल्कुल अपने से आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अपने से ट्राई करना आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अपने से आपको ट्राई करना है। चलिए क्वेश्चन का देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को स्क्रीन पे से हटा रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं आप क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए ऊपर वाले क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, एनर्जी इक्वल्स टू, या एनर्जी इक्वल्स टू हमने क्या यूज किया था, पावर इनटू टाइम। यहाँ भी तो हमको सिंपल ही यूज करना है, बट यहाँ पे क्या करना है, तीनों के लिए एनर्जी निकालना, पंखा, टीवी और क्या चल रहा था आपको, और ट्यूबलाइट, इस तीनों का हमको क्या करना, अलग अलग एनर्जी निकालना है इस तीनों का। तो पहले हम ट्यूबलाइट का चलिए निकालते हैं, पहले हम क्या करते हैं, ट्यूबलाइट का निकालते हैं। तो ट्यूबलाइट का जो हम निकालेंगे, पावर इनटू टाइम, ट्यूबलाइट दिया हुआ क्या दिया, पावर इनटू टाइम। तो पावर इनटू टाइम ट्यूबलाइट दिया हुआ है, तो चलिए पहले हम ट्यूबलाइट का निकालते हैं। E इक्वल्स टू पावर कितना हमें दिया हुआ, पावर जो दिया हुआ वो दिया 40 वाट। तो हमको क्या करना है, सभी को किलो वाट आवर में निकालना, पावर को, ये बल्ब जो है उसको हमको क्या करना है, किलो वाट आवर में सभी को हमको कन्वर्ट करते जाना, क्योंकि जो बिल जो आएगा वो किस में आता है, किलो वाट आवर में। हमने पढ़ा कमर्शियल यूनिट बिल आता है, तो 1 किलो वाट इक्वल्स टू हमने कितना पढ़ा था, हमने पढ़ा एक 1 किलो वाट जो आवर जो है, सॉरी 1 मिनट, हाँ हमने आपको ऊपर वाले में एक चीज़ बताया था, 1 सेकंड देखिए, हाँ ये 1 किलो वाट इक्वल्स टू कितना वाट होता है, 10⁻³ वाट। तो हमको क्या करना है कि इसको हमको सॉरी माफ कीजिए, वाट को हमको क्या करना है, जो आएगा एनर्जी उसको हमको क्या करना है, किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं पहले। तो हमें क्या दिया, 40 दिया, 40 वाट। ट्यूबलाइट का हमें क्या पावर दिया, 40 वाट, तो इसको हम किलो वाट आवर में कन्वर्ट करते हैं 40 वाट को। नहीं तो हम सिंपल क्या करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं सबको पहले। E इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। ट्यूबलाइट के लिए निकाले, याद रखिएगा, पावर इंटू टाइम। तो यहाँ मैं T लिख देता हूँ, ट्यूबलाइट, समझ जाएगा। ट्यूबलाइट के लिए, ट्यूबलाइट पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, 40, टाइम कितना कंज्यूम है ट्यूबलाइट के लिए, 5 पावर। ट्यूबलाइट के लिए कितना, ट्यूबलाइट जो आपको 5 घंटा ऑन है तो 5 पावर, 40 इंटू 5 क्या होगा, 200, 40 इंटू 5 200। ये क्या निकल गया, आपको एनर्जी निकल गया, 40 इंटू 5 आपको ये एनर्जी निकल गया। अब इस एनर्जी को जो निकला है इसको हमको क्या करना है, किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है इस एनर्जी को। तो किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसको
1000 से डिवाइड कर देंगे। क्या करते हैं, जो निकली है एनर्जी, जो निकला है, पोटेंशियल जो निकला उसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। 200 अपॉन 1000, ये जीरो कैंसिल और 10 को अगर 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 0.2 किलोवाट आवर। उसी तरह हमको सभी में करना है, उसी तरह हमको क्या करना है सभी में। तो ये एक ट्यूबलाइट जो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो 0.2 किलोवाट आवर ट्यूबलाइट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ये हमने ट्यूबलाइट का निकाला। अब हम निकालते हैं टीवी का। क्या निकालते हैं, टीवी का। तो टीवी में भी सिंपल पावर इनटू टाइम यूज करेंगे। तो पावर टीवी जो है तो कितना पावर यूज कर रहा है 60 वाट। कितना देर के लिए ऑन रहता है एक दिन में, तो 88 आवर। तो 6 इंटू 8 क्या हो जाएगा आपको, 60 इंटू 8 480। अगर हम इसको क्या करेंगे, आपको 480 निकल गया आपको एनर्जी। अब हम इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0.48 किलोवाट आवर। ये हमारा क्या निकल गया, टीवी का भी निकल गया एनर्जी। चलिए अब हम निकालेंगे तीसरा एनर्जी, किसका निकालेंगे, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना, हमको तीनों का एनर्जी को निकालना है अलग अलग, तीनों का एनर्जी को हमें अलग अलग निकालना है। उसके बाद जो टोटल एनर्जी जो एक दिन में कंज्यूम हो रहा है हमको क्या करना, उसको ऐड कर देना। टोटल एनर्जी जो एक दिन में कंज्यूम हो रहा है हमको क्या करना, उसको ऐड कर देना। तो हम टीवी का हमने निकाल लिया। आप चलिए टीवी का निकालने के बाद अब हम फैन का निकालते हैं। फैन का क्या दिया हुआ, 12 घंटे के लिए फैन का यूज होता है और ये कितना ड्रॉ करता है 40 वाट फैन ड्रॉ करता है। ये 80 वाट गलत है, ये जो फैन ड्रॉ 80 वाट ये रॉन्ग है, ठीक है ना। इसको ये 1 मिनट में आपको पॉइंट नोटेट करता है। ये जो दिया हुआ फैन ड्रॉ 80 वाट इसको आपको काटनी है, ये गलती से टाइप्ड हो गया, इसको नहीं। ये एक फैन जो वो क्या ड्रॉ करता है आपको, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ ये सही, ये आपको क्रॉस करना है कि एक फैन जो वो क्या 80 वाट का करंट आपको ड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना। चलिए तो आप निकालते हैं फैन के लिए, हम निकालते हैं एनर्जी क्या होगा फैन के लिए, पावर इनटू टाइम। तो पावर हमारा फैन का कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ था पावर, और टाइम हमारा जो फैन का दिया हुआ था वो आपको दिया हुआ था टाइम कितना दिया हुआ था फैन का सॉरी टाइम जो दिया हुआ था वो फैन का वो दिया था 12 आवर। तो 80 इंटू 12 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 12, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो 80 इंटू 12 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी निकलेगा आप उसको निकाल लीजिएगा। फिर इसको हमको क्या करना है किलो वाट आवर में हम इसे कन्वर्ट कर देंगे 0.96। ये हमने क्या किया, इस तीनों का हमने क्या किया आपको निकाल लिया। तीनों का हमने क्या किया आपको एनर्जी, तीनों जो एनर्जी जितना कंज्यूम किया उसको हमने क्या किया निकाल लिया। तो समझ गए कि हमने इस क्वेश्चन में हमने बस कुछ नहीं किया, सिंपल क्या किया कि जो एनर्जी जो ट्यूबलाइट के द्वारा कंज्यूम हो रहा था हमने उसे निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, जो एनर्जी फैन के द्वारा हो रहा था हमने उसे निकाला। उसके बाद जो एनर्जी टीवी के द्वारा हो रहा था हमने उसे निकाला, ठीक है ना। ये आप समझ लिए। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड। हाँ तो ये क्या आएगा 960, 80 इंटू 12 अगर करेंगे तो ये 960 आएगा, और हम इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 0.96 किलो वाट आवर। ये हमने निकाल लिया तीनों का। तो एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा इन अ डे, एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा ये हमको निकालना है। तो एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा ये हमको निकालना है। तो देखिए तो एनर्जी कंज्यूम इन अ डे कितना होगा, तो 2 इंटू क्या कर देंगे, जो होगा उसका क्या होगा डबल ही तो होगा एनर्जी कंज्यूम। तो 2 इंटू जितना दिया हुआ सबको ऐड कर देंगे। जितना हमने सभी का निकाला था किलो वाट आवर 0.2 प्लस 0.96 और प्लस 1 सेकेंड 0.96 प्लस 0.48 ये हमने निकाल लिया। अब इसको जो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड जब कर लेंगे जो भी आएगा ऐड उसको, इसको जब हम फाइनल सॉरी माफ कीजिएगा, इसको जब फाइनल को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा इस पूरे फाइनल को सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगा आपको 1.84 किलो वाट आवर। क्या आएगा 1.84 किलो वाट आवर, ये आपको निकल गया सॉल्व करने के बाद। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 84 किलो वाट आवर, तो ये कितना एक दिन के लिए हमारा निकला, ये हमारा कितने दिन के एक दिन के लिए निकला। तो हमको क्या करें 30 दिन का मीन्स एक महीने में कितना उस रूम का बिल आएगा वो निकालना है। 30 डेज दिया हुआ तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 5, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55.2 किलो वाट आवर। क्या आएगा 55.2 किलो वाट आवर आएगा, ठीक है ना 55.2 किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर एक पोस्ट हम जानते हैं कितना 1 यूनिट, तो इसमें 1 यूनिट का चार्ज 1 यूनिट का कॉस्ट कितना दिया हुआ है 3.1। तो कुछ नहीं करेंगे तो हमको निकालना है बिल, तो 1 यूनिट का कॉस्ट हमको 3.1 दिया हुआ है, तो 55.2 इंटू 3.1 कर देंगे। 55.2 इंटू 3.1 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 171.2। ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या होगा ये आप क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, तीनों का आपको एनर्जी निकाल लेना था अलग अलग। उसके बाद इस तीनों का एनर्जी को
क्या करना था आपको, एक दिन में निकालना था, एक दिन में कितना यूज होगा, एक दिन में क्या 8 आवर्स जो होता है क्या होता है, सभी का एनर्जी हमने निकाला, इक्वल्स टू हमने यूज कर लिया फॉर्मूला पावर इनटू टाइम, उससे हमने सभी का एनर्जी निकाल लिया। तो एक दिन में एनर्जी कितना कंज्यूम है वो हमें निकालना था, तो वो भी हमने निकाल लिया। अब बात था 30 डेज, जो एक दिन में एनर्जी निकला हमने उसको 30 से मल्टीप्लाई किया, वो निकल गया, वो हमारा किलोवाट आवर में निकला। तो फिर 1 किलोवाट आवर इक्वल हम लोग जानते हैं कितना 1 यूनिट होता है। तो फिर जितना किलोवाट आवर निकला हमने उसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। जो क्वेश्चन में 1 यूनिट का चार्ज दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 1 यूनिट का चार्ज, वो 3.1 दिया हुआ था। हमने क्या किया, उससे उसको मल्टीप्लाई किया, तो फाइनल जो आंसर आया वो आया हमारा 171.2। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व, और ये क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, और इस लेक्चर का भी ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपने सॉल्व किया होगा न्यूमेरिकल के साथ, तो बहुत मजा आया होगा। और इसका मुझे नहीं लगता है आपको इस चैप्टर का किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, चाहे न्यूमेरिकल पार्ट हो चाहे थ्योरी पार्ट हो। इस चैप्टर को एंड हो चुका है, और मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर को आपको कभी भी सॉल्व करने में, आप जब बैठिएगा बुक लेके सॉल्व करने में, तो उसमें कभी प्रॉब्लम होगा। समझ गए। फर्स्ट तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म है। इस चैप्टर में आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस जितना पढ़ना था न्यूमेरिकल। और कहाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात कि कल जो होगा वो आपका कल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। कल क्या होगा, वो कल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। तो देखने के लिए कल जो आपको वो क्या होगा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स, इस लेक्चर को यहीं पे एंड किया जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना रिव्यू डालें कि अगर वीडियो कैसा है और इसमें क्या क्या इम्प्रूव होना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।